टुडे आवर टॉपिक इज माइटोसिस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले माइटोसिस को जिसने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नेम है वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर माइटोसिस को डिस्कवर किया। वाल्टर फ्लेमिंग को पायनियर ऑफ माइटोसिस रिसर्च भी कहा जाता है। पायनियर ऑफ माइटोसिस रिसर्च। पायनियर कहते हैं उस पर्सन को जिसने सबसे पहले किसी चीज़ को डिस्कवर किया हो। तो इनको पायनियर ऑफ माइटोसिस रिसर्च कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कवर किया। इन्होंने माइटोसिस के ऊपर रिसर्च की और माइटोसिस को डिस्कवर किया। तो जो वाल्टर फ्लेमिंग है 1882 के अंदर इन्होंने माइटोसिस को डिस्कवर किया था और इन्होंने टर्म दी सेल डिवीजन को, माइटोसिस की टर्म दी। सो टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882। इट ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो टर्म है माइटोसिस की, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव की गई है और ग्रीक वर्ड जो है वो है माइटोज। माइटोज वर्ड है एक ग्रीक जिससे ये टर्म ड्राइव की गई है, जिसके मीनिंग होते हैं थ्रेड के। अब ये जो वर्ड है माइटोज, इसके मीनिंग है थ्रेड के। तो जब वाल्टर फ्लेमिंग जो है इन्होंने एक सैलामेंडर के एम्ब्रॉय के ऊपर रिसर्च की, ठीक है। इन्होंने जो रिसर्च की थी वो सैलामेंडर एम्ब्रॉय जो था उसका जो सेल था उस सेल पर रिसर्च की और उसके सेल की डिवीजन देखी, ठीक है। सैलामेंडर एम्ब्रॉय की सेल डिवीजन जो है वो देखी और उसके अंदर इन्होंने कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा। सैलामेंडर एम्ब्रॉय की सेल डिवीजन के अंदर इन्होंने कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे? वो क्रोमेटिन मटेरियल थे जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वर द क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट थे वो थ्रेड लाइक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स था उनका, ठीक है। जिसकी वजह से इस सेल डिवीजन का जो सारा प्रोसीजर है उसको वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस का नेम दिया, ठीक है। और ये जो माइटोस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं थ्रेड के। अब अगर हम डेफिनेशन देखें माइटोसिस की तो इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल। जो माइटोसिस होती है इसके अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है और उस पेरेंट सेल की जब डिवीजन होती है तो उसके रिजल्ट में 2 न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इसमें माइटोसिस में यह है कि जो 2 न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं रिजल्ट के अंदर, उन डॉटर सेल के अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं एक ह्यूमन सेल की। ये एक ह्यूमन सेल है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और ह्यूमन सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक नॉर्मल सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन सेल है, हमने एक ह्यूमन सेल लिया, उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब इस सेल की डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। इस सेल की माइटोसिस होगी तो इसके रिजल्ट में 2 न्यू सेल्स बनेंगे और इनके पास जो है दोनों न्यू सेल्स के अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इन ईच सेल। यहाँ पर माइटोसिस हुई है इसकी और माइटोसिस के रिजल्ट में 2 न्यू डॉटर सेल्स बने हैं। ये 2 न्यू डॉटर सेल्स बने हैं और इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये है माइटोसिस की डेफिनेशन कि ये सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डॉटर सेल के अंदर भी सेम रहता है जितना कि उसके पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस। अब जो माइटोसिस होती है इसके अंदर फर्दर 2 स्टेजेस होती हैं। माइटोसिस के अंदर एक स्टेजेस लिख लेते हैं यहाँ पर, माइटोसिस की स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की फर्दर 2 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, पहली स्टेज जो है इसकी वो है कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड स्टेज जो है इसकी दैट इज साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियो जो वर्ड होता है, कैरियो इसके मीनिंग होते हैं न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस के मीन्स होते हैं डिवीजन। तो जो फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर सेल का ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिवीजन होगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स इन कैरियोकाइनेसिस। और जो साइटोकाइनेसिस है, वर्ड साइटो जो है इसके मीन्स हैं साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो जो साइटोकाइनेसिस है इसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म
प्लाज्म, ये है इसका साइटोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस जो है ये पहली स्टेज है जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिवीजन होगी, और ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिवीजन होगी। और सेकंड स्टेज जो है साइटोकाइनेसिस है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन होगी और इससे 2 न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस को, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी फर्दर कुछ फेजेस हैं। तो पहले हम कैरियोकाइनेसिस के फेजेस जो हैं उनको स्टडी करते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस है इसके फेजेस को स्टडी करना है। तो कैरियोकाइनेसिस जो है इसके अंदर वी हैव 4 फेजेस। कैरियोकाइनेसिस जो है इसके अंदर 4 फेजेस हैं। इसके अंदर लिख लो यहाँ पे कि ये फेजेस हैं, फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। 4 फेजेस होते हैं इसके अंदर। नंबर 1 प्रोफेज, प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज। नंबर 2 मेटाफेज, मेटाफेज इज द सेकंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। नंबर 3 एनाफेज, एनाफेज इज द थर्ड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एंड नंबर 4 टीलोफेज, टीलोफेज इज द फोर्थ एंड लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रोफेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज। और प्रोफेज को फर्स्ट फेज कहते हैं। प्रो मीन्स फर्स्ट फेज। प्रोफेज के अंदर हम देखते हैं कि एक सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस जो है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एक नॉर्मल जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, मैंने कहा कि उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनको ही दिखाऊंगी इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, क्योंकि पूरी सेल डिवीजन का जो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए तो इस सेल डिवीजन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर थोड़े हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और अच्छी समझ आएगी। तो यहाँ पर मैं 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ लूँगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, और उसकी हम सेल डिवीजन करेंगे। तो प्रोफेज जो है यहाँ पर इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियस के अंदर। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये 4 लिए मैंने। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में अभी प्रेजेंट है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है प्रोफेज का, इसके फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख दूँ अगर मैं, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे कंडेंस होता है, यहाँ पर जो है ये इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसकी कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ये कॉइलिंग कर कर इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, कॉइलिंग कर कर ये इस फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर मोटा हो जाता है, कॉइलिंग करने के बाद कंडेंस्ड हो जाता है, और कंडेंस्ड होने के बाद ये इसको क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम बिकम्स कंडेंस। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम बिकम्स कंडेंस्ड। पहले पॉइंट के अंदर क्रोमोसोम जो है उसकी कंडेंसेशन हुई और क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गया। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, ये जब थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है क्रोमोसोम तो इसको क्रोमेटिन कहते हैं। जब इसकी कंडेंसेशन हो जाती है कॉइलिंग करने के बाद, ये क्या हो जाता है, इसको फिर क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये डिफरेंस है क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के अंदर। जब ये थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको क्रोमेटिन कहते हैं, फिर जब ये कॉइलिंग करके मोटा हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, तो फिर इसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसकी कंडेंसेशन होती है, कॉइलिंग कर क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्रोमोसोम बिकम्स कंडेंस्ड। सेकंड पॉइंट जो है उसके अंदर ये होता है कि जहाँ ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है इस तरह की, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो है इसका फंक्शन ये होता है कि इसको कहते हैं इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर से।
न्यूक्लियस जो है, सेकंड पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, तो न्यूक्लियस डिसअपियरिंग। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो गया। थर्ड पॉइंट के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होते हैं, फिर न्यूक्लियस रिमूव होता है, फिर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी रिमूव हो जाती है, ये भी डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज के अंदर। थर्ड जो पॉइंट है उसके अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपियर हो जाएगी। तो यहाँ हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है उसमें क्या होता है, फोर्थ पॉइंट के अंदर माइटोटिक एपरेटस बनता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर माइटोटिक एपरेटस बनता है। माइटोटिक एपरेटस क्या होता है, माइटोटिक एपरेटस वो एपरेटस होता है जो कि सेल डिवीजन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी हेल्प से सेल में डिवाइड होना है, दैट एपरेटस इज माइटोटिक एपरेटस। अब जो माइटोटिक एपरेटस है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर उसके पास एक ऑर्गेनेली, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर जो है एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, ये सेंट्रियोल अपनी कॉपी बनाती है और इसकी दूसरी कॉपी जो है वो इस साइड पर प्रेजेंट होती है। ये सेंट्रियोल जो है ये रेप्लिकेशन कर ठीक है, ये एक और कॉपी बना लेती है जो इस साइड पर मूव कर जाती है। तो ये जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ये सेंट्रियोल कुछ माइक्रोट्यूबुल्स को रिलीज़ करते हैं। इनका फंक्शन ये है कि अपने अंदर से माइक्रोट्यूबुल्स को रिलीज करते हैं। तो ये है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या करता है, इट इज़ द मेन यूनिट दैट क्रिएट माइक्रोट्यूबुल्स। जो सेंट्रियोल है ये सेल के अंदर मेन यूनिट है जिससे माइक्रोट्यूबुल्स बनती हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इट इज़ द मेन यूनिट दैट क्रिएट्स माइक्रोट्यूबुल्स। ये जो है सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूबुल्स की फॉर्मेशन करता है, इसके अंदर से माइक्रोट्यूबुल्स निकलती हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की माइक्रोट्यूबुल्स जो है ये रिलीज़ करता है सेल डिवीजन के अंदर, 3 टाइप्स की माइक्रोट्यूबुल्स को रिलीज़ करता है। तो जो फर्स्ट माइक्रोट्यूबुल ये रिलीज़ करता है दैट इज़ एस्टर माइक्रोट्यूबुल, सेकंड जो रिलीज़ करता है दैट इज़ पोलर माइक्रोट्यूबुल, और थर्ड जो है वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। तो ये 3 टाइप्स की माइक्रोट्यूबुल जो है सेंट्रियोल जो है इसको बनाता है सेल डिवीजन के अंदर। सबसे पहले जो माइक्रोट्यूबुल ये रिलीज आउट करता है वो है एस्टर माइक्रोट्यूबुल्स, यहाँ पर होती हैं ये। तो ये सेंट्रियोल के ऊपर ही होती हैं, बहुत छोटी इनकी लेंथ होती है, इतनी सी छोटी सी लेंथ होती है दोनों साइड पर। इनका फंक्शन ये है कि जो सेंट्रियोल होता है ये उसको फिक्स करके रखती हैं, उसकी जगह पर एनकॉर्ड करके रखती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और दूसरे नंबर पर जो सेंट्रियोल ये रिलीज़ करता है, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुल्स को रिलीज़ करता है वो हैं पोलर माइक्रोट्यूबुल्स। और जो पोलर माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं वो इस पोल से इस पोल तक मूव करती हैं, इधर से भी इस पोल से इस पोल तक मूव करती हैं। ये है पोलर माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। पोल टू पोल ये मूव करती हैं, पोलर माइक्रोट्यूबुल्स पोल टू पोल मूव करती हैं, इधर से भी और इधर से भी पोल टू पोल मूव करती हैं। दीज आर पोलर माइक्रोट्यूबुल्स, ये है पोलर माइक्रोट्यूबुल्स, एक पोल से दूसरे पोल के साथ कनेक्टेड होती हैं। थर्ड टाइप जो है माइक्रोट्यूबुल्स की वो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स। और जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल है उसको अब स्टडी करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले तो हमने ये देखा, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये अपनी कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और अपनी कॉपी के साथ प्रेजेंट होंगे। इंटरफेस जो होता है जो कि माइटोसिस से पहले चलता है, उसके अंदर एस फेज आता है जिसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। उस फेज के अंदर क्रोमोसोम जो है अपनी रेप्लिकेशन करता है और अपने ही जैसी एक और कॉपी बना लेता है। ये एक क्रोमोसोम है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो ये जो क्रोमोसोम है जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो ये अपने ही जैसी एक और कॉपी को बना लेता है इस तरह। तो ये इस फॉर्म में आ जाता है अपनी कॉपी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, आप ये अपनी कॉपी के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 जो क्रोमेटिन थे वो कंडेंस हो गए। अब कंडेंस होने के बाद वो इस फॉर्म में आ गए। इस फॉर्म में जब वो आते हैं ना तो वो अपनी कॉपी के साथ प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनकी रेप्लिकेशन पहले ही हो चुकी होती है। तो यहाँ पर ये अपनी कॉपी के साथ प्रेजेंट होंगे, ये इनकी रेप्लिकेटेड कॉपी है। और इसी तरह चारों जो क्रोमोसोम हैं वो इसके अंदर अपनी कॉपी के साथ प्रेजेंट होंगे। ये रेड वाली जो है इसकी कॉपी है। और इसी तरह ये तीसरा क्रोमोसोम है, थर्ड क्रोमोसोम, एंड दिस इज द फोर्थ क्रोमोसोम,
तो ये है क्रोमोसोम जो कि अपनी कॉपी के साथ प्रेजेंट है। अब थर्ड जो हम टाइप देख रहे हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स की, उनका फंक्शन ये है कि जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच करते हैं। क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, जो क्रोमोसोम होते हैं ये ना इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, इस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है, और जो सेंट्रोमियर होता है इसके अंदर काइनेटोकोर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है काइनेटोकोर। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये एक एंजाइम को रिलीज़ करता है। दिस एंजाइम जो है इसका नेम क्या है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एंजाइम, ये जो काइनेटोकोर एंजाइम है, इस एंजाइम की वजह से जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है इस सेंट्रोमियर के अंदर, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके साथ जाकर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स अटैच करेंगी दोनों साइड से। इस साइड वाली माइक्रोट्यूबुल जो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल जाकर इधर से इसके साथ अटैच करेगी, और इस इधर वाली भी जो है वो इस साइड से भी इसके साथ अटैच करेगी। इसी तरह इधर वाली जो है इस साइड से अटैच करेगी, और इधर वाली जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर आकर इस साइड से अटैच करेगी। तो इसी तरह ये जो सारे माइक्रो क्रोमोसोम हैं वो उनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स ने दोनों साइड से अटैच किया होता है इस तरह। तो ये है थर्ड माइक्रोट्यूबुल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स। तो और ये जो सारा apparatus बना है जिसके अंदर हमने एक सेंट्रियोल देखे हैं, और सेंट्रियोल जो हैं वो 3 टाइप्स के माइक्रोट्यूबुल्स रिलीज़ करते हैं। ये सेंट्रियोल के 3 टाइप्स के माइक्रोट्यूबुल्स जो हैं ये मिलकर एक माइटोटिक apparatus बनाते हैं। ठीक है, ये जो दोनों लार्ज माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, दोनों लार्ज माइक्रोट्यूबुल, इसमें पोलर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स आते हैं। ये दोनों लार्ज माइक्रोट्यूबुल्स हैं, इनको कलेक्टिवली स्पिंडल फाइबर्स का नेम भी दिया जाता है। तो ये जो दोनों होते हैं इनको कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर एक नेम दिया जाता है, जिसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, लॉन्ग वाली जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं। और जो शॉर्ट वाली जो हैं उनको एस्टर माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। और ये जो पूरा apparatus है, ये सारा कुछ जिसमें सेंट्रियोल आता है, एस्टर माइक्रोट्यूबुल्स आते हैं और स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये क्या है, इट इज़ माइटोटिक apparatus। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें माइटोटिक apparatus की तो उसमें ये है, एस्टर माइक्रोट्यूबुल्स, सेंट्रियोल्स, एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइटोटिक apparatus। ये है फर्स्ट फेज जिसके अंदर ये माइटोटिक apparatus बनता है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, फिर न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, फिर माइटोटिक apparatus बनता है। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है सेकंड फेज़, जो कि है मेटाफेज़। मेटाफेज़ जो है इसके अंदर क्या होता है, मेटाफेज़ जो है इसको सेकंड फेज़ कहते हैं। और इसके अंदर ये जो सेल यहाँ तक बन चुका है, इसको फर्दर देखते हैं। ये जो सेल जो है यहाँ तक बन चुका है माइटोटिक apparatus तक, यहाँ पर इसके सेंट्रियोल हैं दोनों साइड्स पर, और यहाँ मैंने इसके पोलर माइक्रोट्यूबुल बनाए हैं दोनों साइड्स पर। ठीक है, और ये एस्टर माइक्रोट्यूबुल बनाए हैं रेड कलर के इधर दोनों साइड्स पर, और यहाँ पर इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब मेटाफेज़ जो है इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ये क्रोमोसोम्स मेटाफेज़ के अंदर जाकर लाइन अप हो जाते हैं, एक दूसरे के एक लाइन बना लेते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह। ये क्रोमोसोम है एक, दूसरा जो है बिल्कुल इसी के नीचे बनेगा, एक ऑर्डर में आ जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक ऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं, एक लाइन अप हो जाते हैं इस तरह, ये लाइन अप हो जाएंगे, मेटाफेज़ प्लेट के ऊपर लाइन अप हो जाएंगे। ये जो लाइन अप होते हैं ये मेटाफेज़ प्लेट के ऊपर लाइन अप होते हैं, और इसको कहते हैं कि ये मेटाफेज़ प्लेट बना रहे हैं 3 और ये 4th। ठीक है, ये हैं 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, लाइन अप हो गए हैं। तो मेटाफेज़ जो है इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ये है इक्वेटोरियल प्लेट। अगर इक्वेटोरियल प्लेट इसको क्यों कहा जाता है, अगर इक्वेटर तो पता है ना कहाँ पर होता है। ठीक है, इक्वेटर अगर देखें हम अर्थ का तो वो सेंटर, ये वाली जो लाइन होती है सेंट्रल, इसको कहते हैं कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है, इक्वेटोरियल लाइन जो होती है उसके ऊपर लाइन अप हो जाते हैं, उसके ऊपर एक ऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं इस तरह, इसके ऊपर लाइन अप हो जाते हैं इस तरह एक दूसरे के आगे पीछे, जैसे ये बन गई है। अगर इसको ऐसे, ये वाला जो सर्कल है इसको ऐसे करके देखें, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में देखें तो ये इस तरह की लाइन बनेगी। यहाँ पर ये इस तरह की बन रही है ना, सर्कल को घुमाएं तो ये इस तरह की लाइन बनेगी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाइन अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेटाफेज़ है इसमें हम लिखते हैं कि
chromosomes line up at the equatorial plate, और ये जो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट. मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, मेटाफेज प्लेट बन रही है, क्रोमोसोम्स लाइन अप हो रहे हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर लाइन अप हो रहे हैं दोनों साइड से काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनके साथ अटैच होती हैं. यहाँ पर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर भी. ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स लाइन अप हो गए हैं, इस स्टेज को कहते हैं मेटाफेज स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. अब इसके बाद हमने फोर्थ स्टेज देखनी है. फोर्थ स्टेज हम इस साइड पर देख लेते हैं, इसको रिमूव करके, इसको भी रिमूव कर देते हैं. इस साइड पर देखते हैं फोर्थ स्टेज, सॉरी थर्ड स्टेज देखनी है. फोर्थ क्या ही आ रही है, थर्ड और फोर्थ हमने दोनों देखनी है, वो इस साइड पर देखते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है वो है इसके अंदर एनाफेज. एनाफेज जो है इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है सेल, इसको ड्रा करूँ, ये एनाफेज है. इसके अंदर भी सारा वही कुछ बनाऊंगी पहले. हाँ, तो इसके अंदर यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है. इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये जो एक क्रोमोसोम है ना, एक मिनट उसी कलर में बनाती हूँ. ये है क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ, ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ मौजूद है. ठीक है, ये जो एक इसकी कॉपी और ये क्रोमोसोम जो हैं ये आपस में एक दूसरे की क्या लगती हैं, ये आपस में एक दूसरे की सिस्टर लगती हैं. तो ये जो है ये एक दूसरे की कहलाएंगी सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगी. ये जो है एक इसको क्रोमेटिड कहेंगे, और जो इसकी सिस्टर है ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं एनाफेज के अंदर, ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं. जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स जो हैं एक साइड से इधर से अटैच हुए होते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक इधर से अटैच हुए होती हैं. तो ये एक जो अपनी साइड पर जिस साइड पर ये प्रेजेंट होते हैं उस साइड वाली सिस्टर क्रोमेटिड को ये उधर खींच लेते हैं, और इधर वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसको इधर खींच लेते हैं. तो इस तरह जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देती हैं. ठीक है, उनको अपनी तरफ खींच लेती हैं और इनकी सेपरेशन कर देती हैं. तो यहाँ पर एनाफेज के अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड. इन एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेटेड हो जाती हैं. और इनकी सेपरेशन कौन करवाता है, इनकी सेपरेशन करवाता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेपरेशन करवाते हैं किसकी, सिस्टर क्रोमेटिड्स की. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट फेज जो है दैट फेज इज कॉल्ड एज टीलोफेज. टीलोफेज कहलाता है. टीलोफेज के अंदर जो है क्या होता है, इसके अंदर जो प्रोफेज होता है उसके उल्ट सारा कुछ होता है. जो कुछ प्रोफेज के अंदर हुआ था उसके उल्ट सारा कुछ जो होता है वो टीलोफेज के अंदर होता है. देखते हैं कैसे. यहाँ पर एक सेल बनाएंगे और टीलोफेज जो है एनाफेज में जो सेल है इस फॉर्म में प्रेजेंट है. टीलोफेज में क्या होना है वो हम इसमें देखेंगे. तो टीलोफेज जो है इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि प्रोफेज के अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल इसके उल्ट होगा. टीलोफेज जो है इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल प्रोफेज के जो उल्ट है वो होना है. जैसे कि वहाँ पर क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स डी कंडेंस हो जाएंगे. क्रोमोसोम्स डी कंडेंस्ड हो जाएंगे.
दोबारा से थ्रेड लाइक फॉर्म में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, ये देखो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं ये अपनी थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएंगे, 1 2 3 4 ये वाले, और ये वाले भी ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएंगे। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ था यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था। तो यहाँ पर फिर से जो है सेकंड पॉइंट में न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस अपीयर हो गया, इधर एक न्यूक्लियोलस यहाँ पर बनेगा, दूसरा इधर न्यूक्लियोलस आ गया, बन गया। उसके बाद क्या होगा नंबर 3 पर, उसके बाद क्या होगा नंबर 3 पर, यहाँ पर हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोबारा से अपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई, और यहाँ पर माइटोटिक अपरेटस बना था, और यहाँ पर क्या होगा, माइटोटिक अपरेटस डिसअपियर कर जाएगा। ये जो सारा माइटोटिक अपरेटस था ये डिसअपियर कर जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है थर्ड पॉइंट में, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, और जो माइटोटिक अपरेटस है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये हैं टेलोफेज के पॉइंट्स। सबसे पहले क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं, फिर न्यूक्लियोलस अपीयर करते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है, और उसके बाद माइटोटिक अपरेटस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस जो हैं वो बन चुके हैं, न्यूक्लियस जो है उसकी डिवीजन हो चुकी है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद वाली जो फेज़ है वो है साइटोकाइनेसिस, और जो साइटोकाइनेसिस है उसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। जैसे यहाँ पर हमने न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट कर ली है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोकाइनेसिस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो साइटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इधर से सेंटर से पिंच होना स्टार्ट कर देती है, इस साइड से भी और इस साइड से भी ये पिंच होना स्टार्ट कर देती है, और पिंच होते 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 ये यहाँ तक आ जाती है, दोनों साइड से एक दूसरे के साथ यहाँ तक आ जाती हैं, और ये इस तरह फिर सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पिंच होती है दोनों साइड से, और फिर क्या होता है, पिंच होने के बाद ये दोनों जो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं दोनों साइड्स, और जब दोनों साइड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो इस तरह जो है 2 बॉडी बन जाती हैं। एक ये वाली बॉडी जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका, और उसके 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और एक ये वाली बॉडी जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, और उसके 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके क्रोमोसोम्स को रेड से बना देते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। और माइटोसिस जो है उसके अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। एक सिंगल पेरेंट सेल था हमारे पास जिससे हमने 2 डॉटर सेल्स बना लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हुई है, साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन पिंच हुई है, और 2 सारे सेल्स बना दिए हैं उसने, 2 सेपरेट सेल्स बना दिए हैं। तो साइटोकाइनेसिस जो है इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बनाऊंगी, नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा वो साइटोकाइनेसिस के ऊपर बनेगा डिटेल में। यहाँ पर लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए इसको सिर्फ ऐसे ही देख लिया कि जो साइटोकाइनेसिस है इसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं।